नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। और वहीं पर इस न्यूज रूम लाइव में आपको तमाम खबरों के साथ रूबरू करवाएंगे। सिर्फ खबरों के साथ नहीं, उन खबरों के साथ भी रूबरू करवाएंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट सुसाइड को लेकर। जी हाँ, जिसे अमेरिका में लीगल कर दिया है। लेकिन ये है क्या सुसाइड करना लीगल हो गया है? तो ये पूरे मामले से मैं आपको रूबरू करवाऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है वो दर्ज हो गई है। वो याचिका क्यों दर्ज हुई है? क्योंकि अगर हम 1973 की बात करें तो उसके हिसाब से अरुणा शानबाग एक केस सामने आया था जिसके साथ रेप हुआ था। रेप के बाद उसे जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो ये देखने को मिला कि वो कोमा में जा चुकी है और वो 23 साल तक कोमा में रही। लगभग 2010 तक ये मामला जैसे ही कोर्ट तक पहुंचता है, क्योंकि उसकी दोस्त ये कहती है कि ये इतने सालों से कोमा में है तो अब की जो है हमें जान जो है वो ले लेनी चाहिए, यानी कि हम इसे मरने का हक है। क्योंकि आर्टिकल 21 की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपके पास जीने का हक है। अगर आपके पास जीने का हक है तो लोगों का ये कहना है कि अब आर्टिकल 21 में हमें ये भी ऐड ऑन करना चाहिए कि जीने के हक के साथ साथ उसमें आपके पास मरने का हक भी हो। क्योंकि इसके बाद एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की स्टेटमेंट भी दी थी और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी। ये एक केस हमने देखने को मिला जो कि अरुणा शानबाग केस है, जो कि 1973 में उसके साथ रेप हुआ था। लेकिन उसी के दौरान लगभग अगर हम 1994 की बात करें तो एक और मामला ऐसे देखने को मिला जहां पर गिन्नी कोर केस सामने आया। यहां पर उसके हस्बैंड के मर जाने के बाद उसके ससुर की तरफ से उसे पोक किया जाता था कि तुम अपनी जान ले लो, और उस लड़की ने अपनी जान ले ली। और उसके बाद जैसे ये फाइल कोर्ट तक पहुंचती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस तरह के जब पूछताछ की जाती है, उसके फादर इन लॉ से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ ऑफ फंडामेंटल राइट है, तो वहीं पर राइट नॉट टू लिव इज आल्सो फंडामेंटल राइट। यानी कि अगर आपके पास जीने के लिए फंडामेंटल राइट है तो आपके पास मरने के लिए भी फंडामेंटल राइट है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट को चेंज किया। स्टेटमेंट को चेंज करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है, अगर नेचुरल कोई ऐसा केस है जिस पर आप जी नहीं पा रहे हैं और आपका कोई नॉमिनी है और वो आपका ये डिसीजन ले सकता है कि आप जीना चाहते हैं या फिर नहीं जीना चाहते हैं। तो इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले ऐसा मामला सामने आया जहां पर ये देखने को मिला कि अमेरिका ने इसे लीगल कर दिया, यानी कि जो असिस्टेंट सुसाइड है उसे लीगल कर दिया है। ये असिस्टेंट सुसाइड ये है कि जब आप कोमा में हैं या आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका जो नॉमिनी है वो आपके हक में डिसीजन ले सकता है कि आप जीना चाहते हैं या नहीं। इसी को लेकर ये केस जो है यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो दर्ज हुआ है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है कि आखिरकार इसमें क्या कुछ होगा। इस पर आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्या इस तरह से ये जो डिसीजन लिया गया है या फिर लोगों की तरफ से जो फाइल पिटिशन की गई है, क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? जो असिस्टेंट सुसाइड है, क्या ये जो है आर्टिकल 21 में लागू होना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपके पास जीने का हक है और अब लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 21 में ये भी ऐड ऑन होना चाहिए कि अगर आपके पास जीने का हक है तो आपके पास मरने का हक भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, उनके नॉमिनी उनका डिसीजन लेंगे और उसके बाद जो वो फैसला लेंगे वही होगा। तो ये था ये पूरा मामला। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे जहां पर इस वक्त सरकार पूरे देश को डिजिटल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच में एक खबर ऐसी भी सामने आ रही है जिसमें सरकार अब इन सब चीज़ों को बंद भी कर रही है। लेकिन आखिरकार क्यों बंद कर रही है? इन सब चीज़ों पर पूरी जानकारी जो है आपको मेरे से होगी। पल्लवी जो है वो इसकी पूरी जानकारी देगी कि आखिरकार इस तरह का डिसीजन जो है वो क्यों लिया जा रहा है। जी पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया तंदीप। और जिस तरीके से तंदीप ने बताया कि सरकार शुरू से ही दो कॉन्सेप्ट्स लेकर चल रही थी, एक एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा डिजिटल इंडिया, और वहीं पर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए जब ई फार्मेसीज की शुरुआत हुई तो इंडिया में
पूरे पैन इंडिया में इसको लेकर जो मार्केट है वो डेवलप होना शुरू हो गई और टाइम पीरियड के साथ साथ एक बड़ी मार्केट ई फार्मेसीज ने कैप्चर करना शुरू कर दिया। कुछ डेटाज भी सामने आए हैं और उन डेटाज के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि बहुत ही इजी है अगर आपको एक ई फार्मेसी की वेबसाइट शुरू करनी है। लेकिन अब इसको लेकर ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने एक 8 फरवरी को एक नोटिस जारी किया था। ये नोटिस करीबन 22 ऐसी वेबसाइट्स थी जो कि ई फार्मेसीज के तौर पर काम कर रही हैं, लोगों को घर बैठे उनके डोरस्टेप पर जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड कर रही हैं। उनको कहा गया था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ई फार्मेसीज के हिसाब से सेट किए गए हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन फार्मेसीज कंपनी के हैं वो उन नॉर्म्स को ध्यान में नहीं रख रही है और उनको 48 घंटों का समय दिया गया था कि वो उसका जवाब दे। लेकिन जब इन ई फार्मेसिस कंपनीज द्वारा कोई भी जवाब गवर्नमेंट को नहीं दिया गया तो अब इनको बैन करने की जो शुरुआत है वो होना शुरू हो गई है। आपको ये बता दें कि ये जो मार्केट है जो कि ई फार्मेसिस के मार्केट हैं, ये एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया गया है। और इस बीच जिस तरीके से डेटा सामने आ रहे हैं और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ ये डेटा देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी मार्केट को कैप्चर करती हुई ई फार्मेसिस नज़र आ रही हैं। और उस बीच हालांकि अगर इंडिया की बात करते हैं तो आज भी ऑफलाइन फार्मेसिस की जो डोमिनेंस है वो इंडिया में देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है वो ई फार्मेसिस का है, क्योंकि अगर आप इसका क्राइटेरिया की तरफ ध्यान डालेंगे तो उसका क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप एक स्टेट से भी लाइसेंस लेते हैं ई फार्मेसी का तो आप उसको पैन इंडिया तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं मेडिसिन अपनी, और इसको लेकर आप ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी अपनी जो फार्मेसी हैं वो चला सकते हैं। लेकिन जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं अब वो क्या हैं और जिसको ये कंपनीज तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं और जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि ये जो ई फार्मेसीज हैं इन्हें बैन किया जाएगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरह की हैं कि ये जो ई फार्मेसीज हैं इनको ट्रांसक्यूलाइजर्स को बेचना मना किया गया है, उनके वो सेल नहीं कर सकते, नारकोटिक्स की सेल नहीं कर सकते, सेल ऑफ एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मिंग ड्रग्स जो हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन ये सब ये कंपनीज करती हुई नज़र आ रही हैं। और जो दूसरा रीज़न है वो ये रीज़न है कि इन वजह से ई फार्मेसीज की वजह से जो ऑफलाइन मार्केट फार्मेसीज की चल रही है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और पिछले 1 साल के डेटा के हिसाब से ये सामने आया है कि करीबन 13 लाख ऐसी ऑफलाइन फार्मेसीज हैं जो अभी तक बंद हो चुकी हैं। और इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है क्योंकि ये जो ई फार्मेसीज कंपनी चल रही हैं ये लोगों को कम दामों में, यानी कि जो MRP है उनके उससे कम दामों में डिस्काउंटेड रेट्स पर जो मेडिसिन हैं वो कंज्यूमर्स को देती हुई नज़र आ रही हैं। और इस बीच जब कंज्यूमर्स को ये मेडिसिन दी जा रही हैं तो कंज्यूमर्स भी ई फार्मेसी की तरफ स्विच होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर जब ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया को नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता चला कि जो नॉर्म्स सेट किए गए हैं, जो रूल्स सेट किए गए हैं, उन रूल्स को ये ई फार्मेसीज कंपनीज कहीं पर भी ध्यान में रखती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इसको लेकर एक जो ब्लैक मार्केट है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको प्रिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है लेकिन वहीं पर एक ई प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर की जाती है लोगों द्वारा, जिसकी वजह से जो नारकोटिक्स की डीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग में होती हुई नज़र आ रही है। और अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है कि 22 से कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको कि नोटिस जारी किया गया है और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मेडीलाइफ, मेडीबडी, अपोलो, ऐसी बहुत सी फार्मेसीज कंपनीज़ हैं जिनको ये नोटिस जारी किए गए हैं। और अब देखना ये होगा कि अगर इन नोटिस का जवाब ये कंपनीज नहीं देती है तो ई फार्मेसीज का फ्यूचर क्या कुछ रहेगा। और वहीं पर चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और आते हैं हमारे साथ यहाँ पर मेरी सहयोगी जुड़ेंगी जो कि आपको बताएंगी कि क्या कुछ वो लेकर आई हैं और किस तरीके से दर्शकों को वो बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो है पूरी खबर की अपडेट देंगे। जी, जिस तरीके से इंडिया की बात करें तो इंडिया में जहां पर जो रेबीज़ के मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पर स्ट्रे डॉग्स का जो मसला है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा माना जाता है कि कई खबरें जो है दिन ब दिन आती रहती हैं कि किसी की जो स्ट्रे डॉग ने है जो किसी की जो है जान ले ली। और वहीं पर जो है हाल ही में जो है दिल्ली से भी खबर सामने आई थी, हैदराबाद से भी सामने आई थी, जहाँ पर ये चीज़ सामने आई थी कि 5 साल के बच्चे को जो है स्ट्रे डॉग ने जो है वो मार दिया है। वहीं पर ऐसी घटनाएँ जो है रोज़ दिन ब दिन हम जो है सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर बात यह है कि आखिर इंडिया में इतने ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स क्यों हैं, और अगर है तो
इसका क्या सलूशन जो है वो हो सकता है। वहीं पर स्ट्रे डॉग्स जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, यानी कि सेकंड ऐसी कंट्री है जहां पर स्ट्रे डॉग्स है, इंडिया की बात है। और वहीं पर जो स्ट्रे डॉग से क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है रेबीज़ जो है वो हो सकता है। रेबीज़ जो है जो डॉग बाइट की वजह से होता है या फिर जितने भी मैमल्स हैं उनकी वजह से होता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है हर साल WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 20,000 जो है डेथ होती है हर साल रेबीज़ की वजह से। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, रेबीज़ जो है जैसे पहले भी कहा कि मैमल के काटने से होता है, लेकिन इंडिया में जो है जो डॉग्स है उनकी काटने से ज़्यादा माना जाता है। वहीं पर अब ये सवाल उठता है कि इस टाइम अगर इतने ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं इंडिया में तो क्या कुछ करना चाहिए, और वहीं पर गवर्नमेंट जो है क्या क्या एक्शन जो है वो लेती है। सबसे पहले मैं आपको रेबीज़ के बारे में बता दूं कि रेबीज़ जो है इतनी ज़्यादा डेंजरस क्यों मानी जाती है। अगर किसी को रेबीज़ हो जाता है तो ऑलमोस्ट उसके बचने के चांस जो है 0 हो जाते हैं, यानी कि अगर आपको रेबीज़ हो जाता है तो डेथ रेट जो है वो 100% होता है। वहीं पर कोविड के टाइम पे जब इतने केसेस देखने को मिल रहे थे, इतनी डेथ्स जो है हो रही थी, उस टाइम पे जो कहा जाता था कि कोविड का जो डेथ रेट है वो 0.1 है और सबसे ज़्यादा जो है 1% माना जाता था। लेकिन वहीं पर अगर मैं रेबीज़ की बात करूं तो रेबीज़ में जो डेथ रेट है वो 100% माना जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है रेबीज़। और वहीं पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ एक्शन किया जा रहा है, वहीं पर काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाई जाती है जो कि स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल करती है। और वहीं पर अमेरिका ने जो है अब इंडिया से डॉग इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इंडिया में वो इंडिया में ही रह रहे हैं। क्योंकि वजह ये है कि USA में जो है 2007 में रेबीज़ जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से अब USA जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर रेबीज़ जो है हाइप होता है वहाँ से इंपोर्ट जो है वो नहीं करती है, जिसकी वजह से इंडिया में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं वो इंडिया में ही रह रहे हैं। और अगर मैं बात करूं WHO की, WHO जो है कई तरह के जो है प्रोग्राम्स लाते हैं। और वहीं पर WHO ने जो है सबसे पहले ये बात की है, अगर जहां पर रेबीज़ के मामले जाने जाते हैं वहां पर सबसे पहले जो है स्टेरिलाइजेशन को है वो किया जा सकता है, यानी कि इंडिया में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इनके जो है सोल्यूशन का ये है कि स्ट्रे डॉग्स की जो है स्टेरिलाइजेशन की जाए। उसकी वजह से जो है हो सकता है कि जो नसबंदी अगर करवा दी जाए डॉग्स की तो आने वाली नस्ल जो है वो नहीं बढ़ेगी और जो पॉपुलेशन है डॉग की वो कंट्रोल होगी। और वहीं पर WHO का ये कहना है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी किए जाए, जहां पर मैंने आपको पहले कहा कि जो रेबीज़ है वो डॉग के बाइट करने से होती है। अगर डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है तो जो खतरा है ज़्यादा बढ़ सकता है, वहीं पर अगर डॉग वैक्सीनेटेड है तो खतरा काफ़ी कम हो जाता है। वहीं पर तीसरी बात जो है उन्होंने ये कहा है कि एनफोर्स जो पेट लॉ कंट्रोल है वो लाया जाए, यानी कि अक्सर देखा जाता है कि जो पेट्स है वो अपने डॉग को जो है अबेंडन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रे डॉग्स बन जाते हैं। अगर ऐसा कुछ लॉ लाया जाए कि जो पेट्स है जिनके पास डॉग है उन्हें अबेंडन ना करे तो जो पॉपुलेशन है डॉग्स की वो रोकी जा सकती है। वहीं पर WHO ने कई ऐसे प्रिवेंशन मेथड्स भी बताए हैं कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन की जाए, हैबिटेट कंट्रोल किया जाए और रिप्रोडक्शन जो है वो भी कंट्रोल किया जाए, यानी कि जो डॉग्स की मूवमेंट होती है एक एरिया से दूसरी जगह को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। और वहीं पर हैबिटेट कंट्रोल की भी बात की गई कि इंडिया में जिस तरीके से जितने गार्बेज देखे जाते हैं, जितने कूड़ा करकट देखा जाता है, वहाँ पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं ज़्यादातर वहीं पर जाते हैं। अगर ये चीज़ बंद होगी तो उन्हें जो है खुराक नहीं मिलेगा और पॉपुलेशन जो है वो भी कम होगी। और वहीं पर तीसरी बात जो है कही गई थी रिप्रोडक्शन कंट्रोल करने की, तो वहाँ पर इंडिया में जो है हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है रिप्रोडक्शन कंट्रोल करने को। तो वहीं पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये चीज़ें जो है फ्री में कर दी गई हैं, यानी कि फ्री स्टेरिलाइजेशन जो है डॉग्स के लिए किया गया है। अगर मैं नेदरलैंड की बात करूँ तो वहाँ पर नेदरलैंड में जो है पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम मानी जाती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम्स चलाए गए और वहाँ पर स्टेरिलाइजेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कर दी गई है। और अब जो है 2020 में नेदरलैंड्स में जो है कोई भी स्ट्रे डॉग्स का मामला सामने नहीं आ रहा है। अब ये बात हो गई कि अगर हम स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन जो है पेट्स की करते हैं, लेकिन स्ट्रे डॉग्स का क्या, आखिर उनका क्या होगा? जब तक वो इंडिया में मौजूद है तब तक तो रेबीज़ की प्रॉब्लम देखी जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनका क्या किया जाए। वहीं पर WHO का ये कहना है कि सबसे एक फ्रेज सामने आता है, अडॉप्ट डोंट शॉप, यानी कि अगर आप पेट लेना चाहते हैं तो उसे जो है लोकल से ही ले, शॉप ना करें, क्योंकि ये माना जाता है कि इंडिया में जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे जो बाकी डॉग्स की ब्रीड होती
होती है वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती है। यहाँ के सर्वाइव करने के लिए सबसे जो बेहतर ब्रीड है वो स्ट्रे डॉग्स है। और वहीं पर अब मैं बात करूँ जहाँ पर अगली खबर की तरफ, तो जहाँ पे जो कश्मीर में सबसे बड़ा यानी कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो मार्च में जो है पब्लिक के लिए ओपन होने वाला है। हमारे साथ जो है जसलीन कौर जुड़ने वाली है ज़्यादा जानकारी के साथ। जी जसलीन। बिल्कुल, तो जिस तरह से आते ने तमाम जानकारी दी, और चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अब आपको बताएंगे, अगर आप मन बना रहे हैं इस वक्त कश्मीर घूमने का, तो आपको बता दूं कि बहुत अच्छा समय है जब आप इस वक्त कश्मीर घूम सकते हो, क्योंकि इस वक्त तमाम गार्डन्स की बात करें, जिसमें से बादमवारी गार्डन की भी बात करें, तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रंगीन जो है वो देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो जो कि आम जनता के लिए जो है 19 मार्च से इसे खोल दिया जाएगा। और इस वक्त अगर बात करें तो इस बार वहाँ पर लगभग 68 से ज़्यादा तमाम जो हैं फूल वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और 16 लाख से ज़्यादा फूल जो हैं ट्यूलिप गार्डन में इस वक्त खिले हुए हैं। और बताया जा रहा है कि 19 मार्च से अगर बात करें तो ये गार्डन आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले अगर बात करें तो तमाम सालों में अभी तक लगभग पिछले साल की अगर बात करें, जो आंकड़े सामने आए कि 3 लाख से ऊपर जो है पर्यटकों ने वहाँ पर उनका आना जाना जो है लगा रहा है। और इस बार अगर बात करें फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें या फिर श्रीनगर म्यूनसिपल की बात करें, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इस बार जो है लगभग 3 लाख से ऊपर जो है पर्यटक आएंगे, क्योंकि तमाम पिछले रिकॉर्ड जो हैं वो साफ तौर पर तोड़ दिए जाएंगे। पर फिलहाल आपको साफ तौर पर बता दूं कि इस पर जिस तरह से बताया गया है कि बहुत जल्द जो है वहाँ पर ट्यूलिप उत्सव जो है वो भी शुरू हो जाएगा, और आम जनता की सहूलियत के लिए वहाँ पर इस बार अगर बात करें तो रेन शेल्टर का भी जो है वहाँ पर बंदोबस्त किया गया है, जहाँ पर तमाम मौसम बदलता देखने को मिलता है श्रीनगर में। तो इसके चलते आम जनता के लिए रेन शेल्टर भी बनाया गया है, और बताया जा रहा है कि इसे आम जनता के लिए ओपन किया जाएगा, ताकि जब भी मौसम इस तरह का ख़राब हो तो एटलीस्ट लोग जो हैं रेन शेल्टर के नीचे जो हैं वो अपने आप को बचाव कर सकें। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो ये भी बताया गया है वहाँ पर लास्ट ईयर जो है एक ओपन कैफेटेरिया भी ओपन किया गया था लोगों की सहूलियत के लिए, जो इस बार भी आम जनता को जो है उसे दिया जाएगा। और उसके साथ अगर बात करें कि तमाम जो लोग खासतौर पर पर्यटकों की बात करें तो उन्हें साफ तौर पर देखने को एशिया का सबसे बड़ा जो है इसे ट्यूलिप गार्डन माना जाता है, और ऐसे में तमाम आवाम जो है पर्यटकों की बात करें तो वहाँ पर पहुँचती है। और तमाम श्रीनगर के अगर बिजनेसमैन की भी बात करें तो कहीं ना कहीं उनका भी कारोबार जो है इसी पर निर्भर रहता है, तमाम पर्यटक जो है जब वहाँ पर पहुँचते हैं। पर फिलहाल इस बार यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो लगभग 3 लाख से ऊपर पर्यटक जो हैं इस बार वहाँ पर आएंगे, ताकि तमाम पिछले रिकॉर्ड जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिले। इसके साथ से ये बताया गया है कि इस ट्यूलिप गार्डन की बात करें जो कि प्रसिद्ध डल झील के नज़दीक जो है ये है, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता है। और गार्डन में इस वक्त रंग बिरंगे फूल जो हैं वो खिलना शुरू हो चुके हैं, और उसके साथ साथ 19 मार्च से जो है इसे आम जनता के लिए जो है साफ तौर पर ओपन जो है वो कर दिया जाएगा। और इस पर जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, जो आंकड़े सामने कि 68 अगर बात करें तो लाख से अधिक इस वक्त ट्यूलिप बल्ब जो हैं वहाँ पर लगाए गए हैं, और किस्मों के 15 लाख से अधिक जो हैं बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये भी बताया गया है कि अन्य फूल जो हैं वो भी वहाँ पर कई किस्म के जो हैं लगाए गए हैं, और यहाँ पर जितने भी तमाम लोग घूमने के लिए आते हैं उनके लिए सभी सुविधा जो है उसका भी खास तौर पर ध्यान जो है रखा गया है। और जिस तरह से पहले बताया रेन शेल्टर की बात करें तो उसकी सुविधा भी आम जनता के लिए वहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इस वक्त गार्डन में अगर बात करें तो बागवानी लोगों की तरफ से तत्वों का वहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है, ताकि फूल जो हैं वो ख़राब ना और इसी तरह से खिले जो हैं वो रहें। और लास्ट ईयर की बात करें तो 3.60 लाख से ज़्यादा पर्यटक जो है वहाँ पर पहुँचे थे, और इस बार फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने ये साफ तौर पर उम्मीद जताई है कि इस बार जो है उससे ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये भी बताया गया इस ट्यूलिप गार्डन में बात करें तो जो कि ये लगभग 30 हेक्टेयर की भूमि पर जो है ये बनाया गया है, और ये तमाम जो है ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में जो है ये ट्यूलिप गार्डन स्थित है, जहाँ पर एक तरफ डल लेक है और वहीं अगर पीछे की बात करें तो वहाँ पर किनारे के पास जो है ज़बरवन पहाड़ियाँ बताई जाती हैं, और जिससे इस गार्डन की और शोभा जो है वो बढ़ जाती है। तमाम इस गार्डन की बात करें तो कई मूवीज़ भी जो है यहाँ पर गाने जो हैं वो भी इस गार्डन में शूट किए गए हैं। और इस ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो 2007 में जो है इसे खोला गया था, और लास्ट ईयर अगर बात करें तो एयर कैफेटेरिया बताया जाता है जिसे आम जनता के लिए खोला गया था। पर साफ तौर पर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का कहना है कि आने वाले समय में इसे और बेहतर किया जाएगा, जहां पर इस बार 68 किस्म के फूल जो हैं वहां पर लगाए गए हैं। अगली बार कोशिश की जाएगी कि इससे ज़्यादा जो है वहां पर इसी तरह के फूल जो हैं लगाए जाएं, ताकि लगातार पर्यटकों को जो है इस ट्यूलिप गार्डन की ओर आकर्षित किया जाए, और एशिया का सबसे बड़ा जो है ट्यूलिप गार्डन इसे माना जाता है। तो फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज़ रूम लाइव में और तमाम मेरे सहयोगी ने अलग अलग खबरों से आपको रूबरू करवाया। फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में बस इतना ही, और आप देखते रहें JK चैनल।